स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने जा रही हूँ फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है पहले भी कि पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा। अगर फंसेगा तो एक नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा। तो मैं अब चैप्टर 3 से स्टार्ट करती हूँ। तो चैप्टर 3 जो है आपका, इसका नाम है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। तो गति जो है, गति से आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले तो गति की डेफिनेशन वो तो याद होगी आपको। इसके बाद हम सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ याद करेंगे। अदिश राशियों के बाद हम नेक्स्ट याद करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक जरूर देख लीजिएगा, अगर ये एक क्वेश्चन एक नंबर में आएगा तो इसका मात्रक पूछ सकते हैं। एंड आवर्तकाल की इसका मात्रक सेकंड होता है, और इसमें आवर्तकाल की परिभाषा और घूर्णन गति ये भी आप देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है उसमें आप ये देख लीजिए कि गति के न्यूटन के गति विषयक नियम, मतलब न्यूटन के गति के रूप में नियम लिखने हैं। तो गति के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके 3 नियम थे। तो पहला नियम ये है, देख लेना आप लोग। इसके बाद दूसरा और तीसरा है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा, तो देख सकते हो आप, विस्थापन एवं दूरी की परिभाषाएं, वेग एवं चाल याद कर लोगे तो इसी में हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर देखिए, सदिश राशियाँ जो अगर आपको याद होंगी उसकी हेडिंग तो आप इसमें सदिश राशियों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपको जो आप डेफिनेशन याद करोगे उनसे आप लोग क्वेश्चन या आंसर डेफिनेटली खुद ही बना लोगे। ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अगर आप ये नियम याद कर लेते हो तो इससे आपको आंसर्स बनाने में आसानी रहेगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ये देख सकते हो, सदिश राशियाँ। इसके बाद हम आते हैं वेग का फॉर्मूला, दोलन गति के बाद आप विजुएकी गति भी देख लेना एक बार, और बल का तो याद ही होगा डेफिनेशन। इसके बाद F/ma, इसका फॉर्मूला देख लेना, इसका मात्रक। फिर दाब पर आते हैं, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक और बल का एसआई पद्धति में मात्रक जरूर देख लेना। दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 में जो डेफिनेशन है उसमें आएंगे पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में हम जानते हैं, तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो हमें याद करना है वो देखते हैं। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, वो निम्न तरीकों के आधार पर आधारित होती हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर, अगर घुलनशीलता के आधार पर आएगी तो विलेय और अविलेय, अविलेय में घुलनशील पदार्थ कैसे होते हैं ये देख लेना। अब इसके बाद आते हैं चुंबकत्व के आधार पर, तो इसमें आप देख लेना प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दोनों ही डेफिनेशन है, 3 अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो या तो इससे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम दे दो एक, लौह चुंबकीय पदार्थ का नाम दे दो, या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, तो आप देख लेना इसको। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 5 जो है, तो उसमें देखिए आप पोषण, जैविक क्रिया है। पोषण में आप ये तीनों एनिमल्स के नाम याद कर लेना, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसमें एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। ये भी इसी तरह से आ सकता है कि एग्जाम्पल पूछ ले या फिर डेफिनेशन। इसके बाद हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना। श्वसन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जिन पर टिक लगे हैं वो आप अच्छे से एक बार देख कर जाना, और याद तो आपको सब कुछ करना है। तो उत्सर्जन देख लेना एक बार। प्रजनन, ये भी छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने आपको कई बार कराई है। इसके बाद जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो तो आपको सभी याद करनी है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनमें आप देख लीजिए, पौधों के जड़ के प्रकार देख लेना। इसके बाद है आपका परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन ही परावर्तन होगा, ये गलत लिखा है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जब कोई किरण किसी बिंदु पर आती है, मतलब किसी शीशे पर आती है, और वो उसी के माध्यम से वापस लौट जाए, ठीक है। जैसे कोई किरण है, वो कहीं पर आ रही है और उसी माध्यम से वापस लौट रही है। जैसे मान लो शीशा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उसी माध्यम से वापस लौट रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाई जाएगी? प्रकाश का परावर्तन। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है और फिर उसी पारदर्शी माध्यम के द्वारा वापस लौट जाती है, तो ये क्या कहलाई जाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें आप लोग अपनी डेफिनेशन बनाकर भी कर सकते हो। दर्पण में देख लेना, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख लेना, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद देख लेना उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इनका आप जैसे किरण जाती है तो इसका आप लोग वो भी देख लेना, वो भी डायग्राम भी चेक कर लेना।
और पढ़कर जाना। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपने मार्ग से विचलित मतलब मार्ग से विचलित हो जाती है या फिर वह मुड़ जाती है और तिरछा जब प्रवेश करेगी तो वो मुड़ जाएगी, तो इसकी क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये भी देख लेना, इससे भी आ सकता है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अब जो कुछ चैप्टर आएंगे आपके, उनमें क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी फंसेंगे, तो आप लोग देख लेना। तो ये फार्मूले जिन जिन पर मैंने टिक लगाए हैं वो आप याद कर लेना और चेक कर लेना एक बार, इनसे डायरेक्ट फार्मूले के जवाब से पूछ सकता है। अब हम आपको सीधे इसमें देख लीजिए, कुछ हेडिंग्स पड़ी हैं और उन्हीं हेडिंग्स का क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना और याद कर लेना। तो जल की कठोरता हमें ध्यान से पढ़नी है। इसमें जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता के रूप में होता है। जो जल की कठोरता है वो दो तरीकों से होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कठोरता जो होती है वो उबालकर और चूना में मिलाकर, इनकी रिएक्शंस याद कर लेना अच्छे से और इनकी थ्योरी। और जो स्थायी कठोरता होती है वो धावन सोडा विधि के द्वारा होती है। अब जो स्थायी कठोरता है वो एक ही विधि के द्वारा होती है और जो अस्थायी कठोरता थी वो दो के द्वारा होती थी, उबालकर और चूना मिलाकर। इसके बाद मैं आपको एक बार रिएक्शन समझा देती हूँ इसकी। ये जो क्रिया है जल की अस्थायी कठोरता उबालकर होती है, वो कैसे होती है। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, उबाल कर गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा आपको, ठीक है, और इसके बाद जल भी बन जाएगा। अब जो चूना मिलाकर कर रहे हैं उसमें क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बुझा हुआ चूना, ये जो है CaOH का अल्ट्राइज, ये बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूने के साथ जब क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल प्राप्त होगा। यही सब इसमें थ्योरी में लिखा है। अगर आप रिएक्शन याद कर लोगे तो आप थ्योरी आसानी से बना सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसके बाद स्थायी कठोरता। ये जो होती है धावन सोडा विधि के द्वारा होती है, मतलब इसमें सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है। इसी प्रकार ये सब थ्योरी लिख जाती है। अगर आप रिएक्शन लिखते हो थ्योरी ना भी लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर थ्योरी लिखते हो रिएक्शन नहीं लिखते हो तो बहुत गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम परम्यूटेड जियोलाइट विधि। इसमें आप बस इतना याद कर लेना, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक ही इसको करना है। इसमें पूरा ये डिटेल जो लिखी है ये आपको नहीं याद करनी, ओनली यहाँ से यहाँ तक। अब जो है उस पर हम आते हैं, जल प्रदूषण के कारण व हानिकारक पदार्थ। तो हम इसमें ये वाला देख सकते हैं, मतलब जल प्रदूषण के कारण हैजा, टाइफाइड, अतिसार आदि रोग फैलते हैं। जल जल को हम किससे यंत्र के द्वारा स्वच्छ कर सकते हैं, ये सब। अब इसमें एक चीज़ देख लेना, अब जल एक यौगिक है, जल उदासीन होता है और जल एक मतलब जल का अर्धसूत्र H2 है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। ऐसे इसमें सभी कुछ देख लेना, पर ये जो क्वेश्चन बताएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। जल को यौगिक किसने सिद्ध किया, ये कर लेना। परम्यूटेड जियोलाइट अभी मैंने बताया था वही आ गया, देख लेना एक बार। जल की कठोरता आ गई, तो जल की जो कठोरता है वो हमें क्या कारण है उसको बता देंगे, और स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। जल की कठोरता का कारण ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे तत्व हैं, ठीक है, इनके कारण होती है। और ये कौन सी विधि के स्थायी कठोरता की कौन सी विधि थी, मैंने आपको बताई थी, धावन सोडा विधि आ गई। अभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर ये ऐसे ही पुट होंगे। अब आते हैं हम जल की स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता में अंतर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कर लेना याद, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बन रहे हैं। अब देखिए समीकरण की सहायता से बताइए कि जल की अस्थायी कठोरता, अभी मैंने आपको समझाया था ये, तो इस तरह से कर देना। अब हम आते हैं चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 जो है वो है